एक माँ का प्यार जब स्वाभिमान की आग बन जाए तो वह अच्छे अच्छे का घमंड चकनाचूर कर सकती है। और आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आज एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपे सबक हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी कहानियाँ और इंसाफ की जीत पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप दुनिया के किस शहर से हमें सुन रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। उस दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी उजड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह शोर शराबे से गूंज से रहा था और हर तरफ यात्रियों की भागदौड़ मची हुई थी। हवाई अड्डे का यह कोलाहल हमेशा से मुझ पर दो तरह का असर डालता आया है। जहाँ एक तरफ उड़ान भरने का उत्साह होता है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बेचैनी भी महसूस होती है। शायद मेरी उम्र के लोगों के लिए यह सामान्य बात है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के हर छोटी बड़ी बारीकी को खुद नियंत्रित करने की आदत हो जाती है। मैं उस भीड़भाड़ वाले चेक काउंटर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और मैंने अपने सीने से एक चमड़े का फोल्डर मजबूती से लगा रखा था, जिसमें हमारी पूरी यात्रा के दस्तावेज थे। उस फोल्डर के भीतर 5 भारतीय पासपोर्ट रखे हुए थे और उनके साथ ढेर सारे प्रिंट आउट थे, जिन्हें तैयार करने में मेरी बहुत मेहनत और समय लगा था। इन कागजातों को जुटाने के लिए मैंने अपने छोटे से निवेश से होने वाले पिछले 6 महीनों के पूरे मुनाफे को लगा दिया था, ताकि मेरा परिवार खुश रह सके। हमने मालदीव के एक बहुत ही खूबसूरत नीले समुद्र वाले इलाके में बुकिंग की थी, जो कोई साधारण होटल नहीं था, बल्कि एक बेहद निजी और आलीशान रिसोर्ट था। मैं पिछले 6 महीनों से इस पूरी यात्रा की योजना बना रही थी और एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रख रही थी। आधिकारिक तौर पर तो यह मेरे पोते पोतियों के लिए छुट्टियां का एक शानदार तोहफा था, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह मेरा 65वां जन्मदिन मनाने का मेरा अपना तरीका था। मुझे अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े तामझाम, दिखावटी दावतें और दूर के रिश्तेदारों की वह नकली मुस्कानें बिल्कुल नहीं चाहिए थी, जो सिर्फ औपचारिकता के लिए आती है। मैं तो बस उस विशाल समंदर की शांति चाहती थी और चाहती थी कि मेरा अपना परिवार, मेरे बच्चे उस सुकून के पल में मेरे साथ मौजूद रहे। मैंने इस पूरी ट्रिप के लिए अपनी जेब से एक पैसा दिया था, जिसमें बिजनेस क्लास की महंगी टिकटें, वहां पहुंचने के लिए प्राइवेट बोट का इंतजाम और पानी के ऊपर बनी एक शानदार विला शामिल थी, जिसका अपना निजी पूल था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा सतीश वहां जाकर किसी राजा की तरह महसूस करे और उसकी पत्नी वंदना भी आखिरकार अपनी थकान और शिकायतों का पिटारा बंद कर दे। लेकिन उस पल टर्मिनल की उस ठंडी रोशनी के नीचे खड़े होकर मुझे अचानक महसूस हुआ कि हमारे आसपास की हवा भारी हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। मेरा बेटा सतीश मुझसे कुछ गज की दूरी पर खड़ा था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगा हुआ था, जैसे वह दुनिया से कट जाना चाहता हो। वह बड़ी घबराहट में एक पैर से दूसरे पैर पर वजन बदल रहा था और बार बार अपनी कमीज के कॉलर को ठीक कर रहा था, जैसे उससे घुटन हो रही हो। वह सुबह से ही मुझसे आंखें मिलाने से बच रहा था। जब से हमें लेने के लिए एक बड़ी महंगी टैक्सी घर आई थी, तब से उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने उसकी इस चुप्पी को यात्रा के तनाव का नाम देकर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अक्सर पुरुष हवाई यात्रा से पहले थोड़े नर्वस हो जाते हैं, भले ही वे इस बात को कभी चूल्हे तौर पर स्वीकार न करें। हालांकि वंदना का व्यवहार सतीश से बिल्कुल अलग और बहुत ही संदिग्ध लग रहा था, जो मुझे अंदर ही अंदर खटक रहा था। वह अपनी माँ उर्मिला के पास खड़ी थी और बहुत ही फुसफुसाते हुए तेजी से और जोश में कुछ बातें कर रही थी। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक रखा था
ताकि मैं उनकी बातों ना सुन सकूं, जो साफ बता रहा था कि कोई खिचड़ी पक रही है। उर्मिला, जो मेरे बेटे की सास है, एक बहुत ही शोर मचाने वाली और तड़क भड़क वाली महिला है, जिससे गहरे रंग के कपड़े पहनना और सोने के ढेर सारे कंगन पहनना बहुत पसंद है। उसके कंगन उसकी हर हरकत के साथ झनझनाते थे और उसकी मौजूदगी मेरे लिए उस समय एक बड़ा रहस्य थी, क्योंकि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। मेला बजट और पूरी योजना सिर्फ 5 लोगों के लिए थी, जिसमें सतीश, वंदना और मेरे 2 जुड़वा पोते पोती शामिल थे। जब उर्मिला हवाई अड्डे के गेट पर एक बहुत ही बड़े सूटकेस के साथ दिखाई, तो मुझे लगा कि शायद वह सिर्फ बच्चों को विदा करने और शुभकामनाएं देने आई होगी। यह उसका पुराना अंदाज था कि हर बात पर हंगामा खड़ा करना, विदाई के वक्त थोड़े मगरमच्छ के आंसू बहाना और बिना मांगी सलाहों का ढेर लगा देना। लेकिन उसका वो सूटकेस इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह सिर्फ अलविदा कहने नहीं आई है, बल्कि लंबी तैयारी के साथ आई है। उस सूटकेस पर एक खास टैग लगा हुआ था, जिस पर उर्मिला का साफ साफ लिखा हुआ था, जिसे देखकर मेरा माथा ठनका। तभी वंदना की आवाज़ ने मुझे मेरे विचारों की गहराई से बाहर निकाला। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चालक की साफ नजर आ रही थी। उसने एक बहुत ही महंगा क्रीम रंग का सिल्क का सूट पहना था, जिसे देखकर मुझे शक हुआ कि यह उसी पैसे से खरीदा गया है जो मैंने सतीश को उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिए थे। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा कि अब चेक इन का समय हो गया है और काउंटर खुल चुका है। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर काउंटर की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ मेरे 7 साल के पोते गोलू और पिंकी सूटकेस के चारों तरफ खेल रहे थे और उन्हें बड़ों के बीच चल रहे इस तनाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरे सीने में एक अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि इतने सालों तक फाइनेंस ऑफिसर के रूप में काम करने की वजह से मेरी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन मैंने उस आवाज़ को दबा दिया और खुद को समझाया कि यह मेरा परिवार है, मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना खून है। भला यह मेरे साथ क्या गलत करेगी। काउंटर पर बैठी एयरलाइन की कर्मचारी अपनी वर्दी में बहुत ही शालीन और मददगार लग रही थी। उसने हमारी तरफ देखा और बड़े प्यार से पासपोर्ट मांगे। मैं दस्तावेजों वाले फोल्डर से पासपोर्ट निकालने के लिए एक कदम आगे बढ़ी थी कि वंदना ने बड़ी फुर्ती से मेरे और काउंटर के बीच में खुद को घुसा लिया। उसने मुझे अपने कंधे से इस तरह किनारे धकेला जैसे यह कोई दुर्घटना हो और बड़ी चहकती हुई आवाज़ में कर्मचारी को पासपोर्ट का बंडल थमा दिया। मैं वहीं जम गई और मेरी आंखों के सामने सिर्फ 4 गहरे नीले रंग के पासपोर्ट थे, जबकि मेरा अपना पासपोर्ट अभी भी मेरे हाथ वाले फोल्डर में ही पड़ा रह गया था। 5वां पासपोर्ट, जिसे वंदना ने एक विजयी मुस्कान के साथ कर्मचारी को दिया था, वह मेरा नहीं बल्कि अपनी माँ उर्मिला का था। मैंने बहुत ही शांत आवाज़ में वंदना को पुकारा। मेरी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया था। मैंने उससे कहा कि वंदना, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी जगह अपनी माँ का पासपोर्ट दे दिया है और मेरा पासपोर्ट यहाँ मेरे पास है। वंदना मेरी तरफ बहुत ही धीरे से मुड़ी और उसके चेहरे पर एक नकली सहानुभूति के भाव आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की मौत की खबर सुनाते समय लोग बनाते हैं जब उन्हें सिर्फ विरासत में मतलब होता है। उसने मुझे मम्मी जी कहकर संबोधित किया। वह ऐसा तभी करती थी जब उसे मुझसे कोई बहुत बड़ा फायदा निकलना होता या कोई कड़वी बात मनावानी होती। उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि हमने आपस में चर्चा की है और हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार उर्मिला माँ का साथ चलना ही सबके लिए बेहतर होगा। उस समय टर्मिनल पर बहुत शोर था। दुबई की फ्लाइट की घोषणा हो रही थी। कहीं कोई बच्चा रो रहा था तो कहीं कोई हंस रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। वो चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया था।
मैंने उसकी आंखों में ना देखकर सीधे अपने बेटे की तरफ देखा और उससे पूछा कि इस बेहतर होने का आखिर क्या मतलब है? मुझे साफ साफ समझाओ। सतीश अभी भी अपनी महंगी जूतियों की नोक को घूर रहा था और जमीन की तरह देख रखा था, जैसे उसे अपनी माँ से नजरें मिलाने में शर्म आ रही हो। वंदना ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की, जैसे वह मेरी बहुत फिक्र कर रही हो और मेरी सेहत का बहाना बनाने लगी ताकि आसपास के लोगों को वह सही लगे। उसने कहा कि माँ जी, आप तो जानते ही है कि चौदह यह 14 घंटे की बहुत लंबी उड़ान है और पिछले महीने ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और आपको माइग्रेन की शिकायत भी हुई थी। उसने आगे तर्क दिया कि मालदीव में बहुत गर्मी और उमस होगी और डॉक्टर इस उम्र में अचानक जलवायु बदलने की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि मेरा ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल सामान्य है और यह यात्रा मेरा जन्मदिन मनाने के लिए है, तो मेरा जाना तो तय है। तभी उर्मिला भी बीच में कूद पड़ी और अपने गले के भारी सोने के हार को ठीक करते हुए बड़े अजीब लहजे में कहने लगी कि अरे दीदी, आपको इन झंझटों की क्या ज़रूरत है? उसने कहा कि आप घर पर आराम से शांति से रहना, अपने पसंदीदा टीवी सीरियल देखना और मैं बच्चों के साथ उनकी मदद कर दूंगी, क्योंकि वे आजकल मुझसे बहुत घुल मिल गए हैं। उर्मिला ने यहाँ तक झूठ बोल दिया कि कल ही गोलू कह रहा था कि वह अपनी उर्मिला नानी को साथ ले जाना चाहता है, जबकि मैं देख सकती थी कि बच्चे यह सब सुनकर चुप हो गए थे। मैंने सतीश का नाम पुकारा। यह मेरा आखिर प्रयास था। एक माँ की अपने बेटे से वो मांग थी कि वह कम से कम इस मोड़ पर तो सच का साथ दे। सतीश ने आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में मुझे वही डर और बुजदिली देखी जिससे मैं पूरी जिंदगी डरती आई थी। वह मेरी अपनी परवरिश का हिस्सा था, मेरा वह प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मैंने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह एक मर्द नहीं बन पाया, बल्कि अपनी पत्नी की ऊंची महत्वाकांक्षाओं के सामने एक कमजोर इंसान बनकर रह गया था, जो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। वह हकलाते हुए कहने लगा कि माँ, वंदना सही कह रही है, आपके लिए यह सब बहुत थकाऊ होगा और उर्मिला माँ ज़्यादा फुर्तीली है, उनके साथ बच्चों को ज़्यादा मजा आएगा। उसने बड़ी निर्जलता से कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, हमें आपके लिए वहाँ से कोई अच्छा सा तोहफा ले आएंगे। बस आप समझ जाइए कि अब यह सबके लिए अच्छा होगा। मैंने उन सबको एक एक करके देखा। वंदना के चेहरे पर अपनी जीत की चमक थी। उर्मिला मन में मेरे पैसों पर खरीदे गए विला में स्विमिंग सूट पहनने के सपने देख रही थी और मेरा बेटा अपनी बेडरूम की शांति के लिए अपनी माँ को धोखा दे चुका था। इन सब ने मिलकर यह पूरी योजना पहले ही बना ली थी। उन्हें पता था कि टिकटों के पैसे मैं दे चुकी हूँ और उन्हें यह भी भरोसा था कि मैं सार्वजनिक जगह पर कोई तमाशा नहीं करूँगी। ये मेरी परवरिश है। मेरे आत्मसम्मान और मेरी उस आदत का फायदा उठा रहे थे कि मैं कभी अपने घर की गंदगी को बाहर नहीं आने देती और चुपचाप कड़वा घूंट पी लेती हूँ। उन्होंने सोच लिया था कि मैं महज एक चलता फिरता बटुआ हूँ जिसका काम सिर्फ देना है और एक दादी के रूप में घर की देखभाल करना है। मैंने एक लंबी और ठंडी सांस ली। वह गुस्सा जो किसी और औरत को चिल्लाने और पैर पकड़ने पर मजबूर कर देता, मेरे भीतर एक बर्फीली स्वस्थता में बदल गया। यह वही एहसास था जो मुझे तब होता था जब मैं किसी घाटे में चल रही थी, कंपनी की ब्रांच को बंद करने का फैसला लेती थी और भावनाओं को किनारे रख देती थी। अब मेरे मन से उनके लिए सारी दया गायब हो गई थी और केवल हिसाब किताब बाकी रह गया था जो मुझे बराबर करना था। मैंने बहुत ही शांति से कहा कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, और मेरी इस शांति को देखकर वंदना भी एक पल के लिए हैरान रह गई और उसकी पलकें झपकने लगी। मैंने अपना फोल्डर खोला और उसमें होटल की बुकिंग, आने जाने के ट्रांसफ़र के कागज और इंश्योरेंस के सारे दस्तावेज निकाल लिए जिनके बिना उनकी यात्रा संभव ही नहीं थी। मैंने वे सारे वाउचर काउंटर पर उर्मिला के पासपोर्ट के बगल में रख दिए।
और कहा कि जब आप लोगों ने सब कुछ तय ही कर लिया है तो मैं आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊँगी। सतीश को लगा कि वह जीत गया है। उसने राहत की सांस ली और मेरे गाल पर एक छोटा सा प्यार भरा चुंबन देने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गई। मैंने उनसे बस इतना कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, और फिर मैं बिना पीछे मुड़े हवाई अड्डे के निकास द्वार की तरफ चल पड़ी। चलते हुए मैंने पीछे से वंदना के हंसने की आवाज़ सुनी, जो अपनी माँ से कह रही थी कि देखा, मैंने कहा था ना कि वह सब समझ जाएगी। बूढ़े लोगों को बस आराम चाहिए होता है। मैं भीड़ के बीच से अपना सिर ऊंचा करके निकल रही थी और मेरा शरीर किसी तनी हुई तार की तरह सीधा था, जैसे मैं एक नई शक्ति आ गई हो। हवाई अड्डे के शीशे के दरवाजे मेरे लिए खुल गए और बाहर की ताज़ा हवा ने मेरा स्वागत किया, पर मैंने कोई टैक्सी नहीं बुलाई। इसके बजाय मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने संपर्कों में जाकर एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसे मैंने पिछले 3 साल से इस्तेमाल नहीं किया था। वह मेरे पर्सनल बैंकर जतिन का नंबर था। जतिन ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ में थोड़ी हैरानी थी। उसने कहा कि शांति जी, आपसे इतने समय बाद बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने बहुत ही औपचारिक लहजे में पूछा कि जतिन, क्या तुम्हें याद है कि हमने उस गोल्डन पैराशूट प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी? अगर मैं कभी अपनी संपत्ति के प्रबंधन की रणनीति बदलना चाहूँ। उसने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आपने कहा था कि वह एक आखिरी हथियार होगा जिसे आप बहुत इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करेगी। मैंने आसमान की तरफ उड़ते हुए एक जहाज को देखा और कहा कि जतिन, अब वह समय आ गया है। उसे प्रोटोकॉल को अभी और इसी वक्त शुरू कर दो। मैंने फ़ोन रख दिया और पहली बार उसे पूरे घंटे में मेरे चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई, जो मेरे दिल से निकली थी। मैं घर वापस नहीं गई, बल्कि हवाई अड्डे की दूसरी मंजिल पर स्थित उस शानदार बारे में चली गई, जहाँ से पूरा रनवे साफ नजर आ रहा था और बड़े कारोबारी अपनी उड़ान से पहले समय बिताते थे। मैंने खिड़की के पास वाली एक टेबल चुनी, जहाँ से पूरा हवाई अड्डा एक विशाल मस्जिद की तरह दिख रहा था। जब हर पुर्जा अपनी जगह जानता था, सिवाय मेरे परिवार के। मैंने वेटर से एक महंगी ड्रिंक मंगवाई। उसने मेरे सलेटी रंग के कोट और गंभीर चेहरे को देखा, सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। मैं खिड़की से उस विशाल जहाज को देख रही थी, जिसमें मेरा बेटा, मेरी बहू और उसकी माँ सवार थे, और वह धीरे धीरे उड़ान भरने के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। वे लोग शायद अब तक अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए होंगे और इस इंतजार में होंगे कि कब उन्हें शैंपेन परोसी जाए और उनकी छुट्टियों का असली मजा शुरू हो। सतीश ने पक्का अपने पैर गलियारे की तरफ फैला लिए होंगे, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि नियम सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो कम पैसों में यात्रा करते थे। वेटर ने मेरे सामने ड्रिंक रखी और मैंने उसका एक घूंट भरा। उससे गर्माहट मेरे सीने में फैल गई, लेकिन उस बर्फ को नहीं पिघला पाई जो मेरे दिल में आधे घंटे पहले जम गई थी। मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाला और बैग का वह प्राइवेट ऐप खोला जो बहुत ही कम लोगों के पास होता है और जिसमें मेरी पूरी संपत्ति का लेखा जोखा था। सालों तक मैंने खुद को धोखे में रखा। मैं सतीश को जो भी आर्थिक मदद देती थी, उसे एक स्टार्टअप की मदद का नाम देती थी ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। मैंने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी कंसल्टिंग फर्म बहुत सफल है, जबकि हकीकत में उस फर्म की इकलौती क्वालिटी में ही थी जो उसे बिना वजह पैसे देती थी। मैं उसके खातों में फर्जी सलाह के नाम पर पैसे डालती थी ताकि उसे लगे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, जबकि उसकी प्लेटिनम कार्ड सीधे मेरे मुख्य खाते से जुड़ा हुआ था। उसे कभी पता नहीं चला कि उससे घर का किराया, बच्चों के प्राइवेट स्कूल की फीस और उसकी महंगी गाड़ी की कीमतें असल में कौन भर रहा है। मैं उसके लिए कोई मांग नहीं थी, बल्कि धड़कता हुआ एक एटीएम मशीन बनकर रह गई थी।
और आज इस एटीएम ने अपनी सेवाएं हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया था। मेरी उंगली उस विकल्प पर जाकर रुक गई जहाँ परिवार के सदस्यों की खर्च करने की सीमा तय की जाती थी और वहाँ सतीश और वंदना के नाम के आगे अनलिमिटेड लिखा था। मैंने मन ही मन सोचा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि मेरा असीमित प्यार उनके लिए असीमित क्रेडिट लिमिट बन गया था और उन्होंने मान लिया था कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैंने उस अनलिमिटेड के निशान को मिटाया और वहाँ सिर्फ एक अंक लिख दिया, 0। और फिर आज के सबसे बड़े खर्च यानी उस रिसोर्ट के 20 लाख के ट्रांजैक्शन पर गई। वह भुगतान 2 घंटे पहले ही हुआ था और बैंकिंग की भाषा में इसका मतलब था कि मैं अपनी मर्जी से किसी तीसरे पक्ष का खर्च उठा रही हूँ। मैंने तुरंत उस ट्रांजैक्शन को विवादित यानी डिस्प्यूट श्रेणी में डाल दिया और कानून में लिख दिया कि यह बिना अनुमति के लिए गया खर्च है। सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी कि ऐसा करने से बैंक की गारंटी खत्म हो जाएगी और यही पूरी रकम उस कार्ड धारक के सिर पर व्यक्तिगत कर्ज बन जाएगी। मैंने आसमान की तरफ उड़ते हुए उस जहाज को देखा जो उन्हें उस जन्नत की तरफ ले जा रहा था जो उन्होंने मुझसे चुराया था और मैंने कंफर्म का बटन दबा दिया। अब मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी आंखों के सामने वो दृश्य देख सकती थी जैसे मैं खुद उनके बगल वाली सीट पर बैठी हूँ। आसमान में 300 फीट की ऊंचाई पर एक एयर होस्टेस अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बिजनेस क्लास में ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर उनके पास पहुंची होगी। सतीश को हमेशा ही अपनी रेसी दिखाने का शौक था तो उसने पक्का कुछ बहुत महंगा ऑर्डर किया होगा जो साधारण मेनू में नहीं होता। उसने अपना वो प्लेटिनम कार्ड बड़े गर्व से एयर होस्टेस की तरफ बढ़ाया होगा जबकि वंदना अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त होगी और उर्मिला आसपास के लोगों को अपनी महंगी ज्वेलरी दिखा रही होगी। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने उस कार्ड को मशीन में डाला होगा एक छोटा सा और बहुत ही कर्कश शोर सुनाई दिया होगा। वो लाल बत्ती जल गई होगी। उसने बड़े ही विनम्र लहजे में सतीश से कहा होगा कि क्षमा करें श्रीमान, आपका यह ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गया है और बैंक ने इस कार्ड को जब्त करने का निर्देश दिया है। सतीश ने पक्का इस बात को हंसकर टाल दिया होगा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी क्योंकि उसके पास तो असीमित पैसा है और उसने दोबारा कोशिश करने को कहा होगा लेकिन नतीजा वही रहा होगा और एयर होस्टेस ने साफ कह दिया होगा कि बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया है और हमें भुगतान का कोई और तरीका चाहिए। सतीश के चेहरे से वही रेसी वाली मुस्कान गायब हो गई होगी और उसे आसपास बैठे यात्रियों की नज़रों की चुभन महसूस होने लगी। उसने घबरा कर अपना दूसरा रिजर्व कार्ड दिया होगा जो मैंने वंदना को घर के खर्चों के लिए दिया था, पर वहाँ भी वही कहानी दोहराई गई होगी। अपर्याप्त तो बैलेंस। सतीश की आवाज़ अब कटने लगी होगी और वह चिल्लाया होगा कि यह बैंक की गलती है, मेरे खाते में करोड़ों रुपये है और मैं इसकी शिकायत करूँगा। लेकिन एयर होस्टेस ने कड़ाई से कह दिया होगा कि वह अब उसे कोई सेवा नहीं दे सकती और जो नाश्ता उन्होंने पहले ही खोल दिया है उसका भुगतान उन्हें नकद में करना होगा वरना लैंडिंग पर पुलिस उन्हें लेने आएगी। मैंने अपनी ड्रिंक का आखिर घूंट भरा और महसूस किया कि शराब की कड़वाहट अब मेरे इरादों की कड़वाहट से मेल खा रही है। आसमान में वह जहाज अब सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया था और उनकी उड़ान शुरू होते ही उनका पतन भी शुरू हो चुका था। मैंने बार का बिल नकद में चुकाया, वेटर को एक अच्छी टिप दी और हवाई अड्डे से बाहर निकल गई क्योंकि अब मुझे शांति चाहिए थी। मेरा फ़ोन अभी शांत था क्योंकि आसमान में सिग्नल नहीं आते और मुझे कुछ घंटों की वह दुखद खामोशी मिल गई थी जिसका मैं आनंद लेना चाहती थी। मैं अपनी कार में बैठी जो मैंने पार्किंग में छोड़ी थी और धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ चली जहाँ की सड़कों पर अब मुझे एक नई आज़ादी महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि दुनिया के दूसरी तरफ मालदीव के हवाई अड्डे पर जब वे उतरेंगे तो वहाँ का नज़ारा कैसा होगा।
सतीश और वन्ना जब उस ठंडी केबिन के बाहर निकलकर मालदीव की उस उमस भरी गर्मी में कदम रखेंगे तो उनका मूड पहले ही खराब हो चुका होगा। सतीश ने खुद को और अपनी पत्नी को यह समझा लिया होगा कि यह सब बस एक तकनीकी गड़बड़ी है जिसे मैं एक फ़ोन कॉल पर ठीक कर दूंगी। वे पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरे होंगे और उस काउंटर की तरफ बढ़े होंगे जहां होटल की नाव उन्हें लेने आने वाली थी। आमतौर पर ऐसे बड़े होटलों को मेहमानों का स्वागत ठंडे तौलिए और नारियल पानी के साथ किया जाता है और नाव का कप्तान खुद उनका सामान उठाने आते हैं। लेकिन इस बार वह कप्तान हाथ बांधे खड़ा था और उसने सतीश की तरफ एक फीकी मुस्कान तक नहीं दी, बस अपना टैबलेट चेक करता रहा। सतीश ने बड़े रब से अपना नाम बताया होगा, लेकिन कप्तान ने बिना नजरें उठाए कह दिया कि आपकी बुकिंग रद्द कर दी गई है। उस समय वन्ना और सतीश के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया होगा, जबकि आसपास के पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और समंदर की लहरों का शोर बढ़ गया था। सतीश ने अपनी आवाज़ में दम भरते हुए पूछा होगा कि बुकिंग कैसे रद्द हो सकती है? क्या तुम जानते भी हो कि मेरी माँ कौन है? कप्तान ने बहुत ही रूपरेखन से जवाब दिया होगा कि शांति देवी जोइस खाते की मुख्य मालकिन है। उन्होंने 40 मिनट पहले ही आपके सारे अधिकार वापस ले लिए। कप्तान की नज़रों से अब उन रईस लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था जिनके कार्ड अचानक काम करना बंद कर देते हैं और जो अपनी औकात से ज़्यादा दिखावा करते हैं। उसने साफ कह दिया कि वह उन्हें अपनी नाव पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि यह सेवा सिर्फ उनके लिए ही जिनकी बुकिंग कंफर्म है। वन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया होगा और वह चिल्लाने लगी होगी कि यह सब गैरकानूनी है और वह उन पर केस कर देगी। लेकिन कप्तान ने उसे अनसुना कर दिया और अगले पर्यटकों का स्वागत करने लगा जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उर्मिला, जो अब तक चुपचाप खुद को पंखा चल रही थी, अचानक कराने लगी कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह इस गर्मी में यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। सतीश पागलों की तरह अपने फ़ोन पर मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही थी ताकि उसे अपनी बेबसी का एहसास हो। वन्ना ने गुस्से में अपना सूटकेस पटक दिया होगा और मुझे बूढ़ी डायल तो डाला होगा क्योंकि उसे लगा कि मैं बस नाटक कर रही हूँ। उसे भरोसा था कि मैं थोड़ी देर में मान जाऊंगी और पैसे वापस भेज दूंगी क्योंकि मैं उनके बिना बोर हो जाऊंगी। सतीश ने पसीना पोंछते हुए फैसला किया होगा कि वे खुद होटल पहुंचेंगे और वहां के मैनेजर से बात करेंगे जिसे वह पहले से जानता था। लेकिन उन्हें ले जाने के लिए अब कोई आलीशान बोट नहीं थी। उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था। वह पुरानी और बदबूदार वाटर टैक्सी जैसे स्थानीय लोग इस्तेमाल करते थे। उर्मिला ने नाक सिकोड़ते हुए उस नाव में बैठने से मना कर दिया होगा, लेकिन वन्ना ने उस दबड़ दिया कि या तो इसमें बैठो या यहीं हवाई अड्डे पर चढ़ो। उन्होंने खुद अपने भारी सूटकेस उस नाव पर लादे होंगे क्योंकि वहाँ कोई कुली नहीं था और वन्ना का एक महंगा नाखून भी इस चक्कर में टूट गया होगा। वो 1.5 घंटे का सफ़र उनके लिए किसी नरक से कम नहीं रहा होगा, जहाँ समुद्र का खारा पानी उनके चेहरों पर पड़ रहा था और उनकी सारी सजावट बिगड़ी रही थी। जब वे आखिरकार होटल के पिछले हिस्से वाले घाट पर उतरे तो वे किसी वीआईपी की तरह नहीं बल्कि किसी हादसे से बचे हुए लोगों की तरह लग रहे थे। वहाँ उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से नहीं बल्कि होटल के मैनेजर मिस्टर राहुल ने किया, जिनके हाथ में एक फाइल थी। वो चेहरा बहुत ही सख्त था। सतीश उनकी तरफ लापका, भगवान का शुक्र है आप मिल गए। बैग के साथ कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। आप हमें विला की चाबी दीजिए, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगी। लेकिन राहुल अपनी जगह से नहीं हिला और उसने एक कागज़ निकाल कर कहा कि यह नामुमकिन है क्योंकि हमारी मुख्य मेंबर शांति देवी खुद यहाँ मौजूद नहीं है। उसने समझाया कि उनके बिना ना तो वह डिस्काउंट मिलेगा और ना वह विला, क्योंकि यह अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त थी। वन्ना हैरान रह गई कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह यहाँ है या नहीं।
लेकिन राहुल ने बताया कि अब वे केवल आम पर्यटक हैं और सीजन के हिसाब से अब उन्हें लाख प्रति रात के हिसाब से भुगतान करना होगा। उर्मिला की तो आंखें ही फटी रह गई होगी यह सुनकर कि एक रात का इतना किराया है, और ऊपर से राहुल ने एक और धमाका कर दिया कि उनका विला अब किसी और को दे दिया जाएगा। उनके पास अब केवल 2 साधारण कमरे बचे थे जो बगीचे के उस हिस्से में थे जहाँ से जनरेटर की तेज आवाज़ आ रही थी। सतीश के पैर कांपने लगे होंगे और उसे पहली बार समझ आया होगा कि उसकी माँ का यह फैसला उसे कितना भारी पड़ने वाला है। उसने दबी आवाज़ में कहा होगा कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो राहुल ने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें अगली सुबह की नाव से वापस जाने की सलाह दे दी। उसी समय में अटलांटा में अपनी घर की पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दी थी और मुझे उस शाम की खामोशी में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। मुझे पता था कि मेरा फ़ोन अब मैसेजेस में फटने वाला होगा, लेकिन मुझे उसने देखने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी अदरक वाली चाय बनाई और अपने घर के उस पौधे को दूसरे गमले में लगाने का फैसला किया जो काफ़ी समय से छोटे बर्तन में घुट रहा था, बिल्कुल मेरी तरह जिसे आज़ादी की ज़रूरत थी। मैंने अपने खाली घर में प्रवेश किया, अपनी सैंडल उतारी और नंगे पैर उसे ठंडे फर्श को महसूस किया जो अब केवल मेरा था। अब यहाँ ना तो वंदना की शिकायतें थी, ना बच्चों का शोर और ना ही सतीश को वो टीवी जो हमेशा चलता रहता था। मैंने किचन में केतली रखी और मिट्टी का थैला लेकर बाहर आ गई क्योंकि अब मुझे अपने पौधों की देखभाल करनी थी। जब चाय उबल रही थी तब मैंने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि उसमें 37 मिस्ड कॉल और अनगिनत मैसेज भरे पड़े थे। मैंने वंदना को मैसेज पढ़े जो पूरे के पूरे बड़े अक्षरों में लिखे थे और जिनमें वह पागलों की तरह मुझ पर चिल्ला रही थी। उसने लिखा था कि माँ जी, आप यह क्या कर रही है? हमें यहाँ कोई होटल नहीं मिल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, आप हमें तड़पा रही है। मुझे यह पढ़कर हंसी आ गई कि उर्मिला को हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि 1 घंटे पहले वह बिजनेस लाउंज में सबसे महंगा खाना मांग रही थी। मैंने चाय का एक घूंट भरा और अपनी गैलरी से उस अनुबंध की फ़ोटो निकाली जिसे मैंने 6 महीने पहले साइन किया था। मैंने उस हिस्से को लाल रंग में मार्क किया जहाँ लिखा था कि यह बुकिंग ना तो बदली जा सकती है और ना ही वापस की जा सकती है। मैंने वह फ़ोटो वंदना को भेज दी और नीचे एक छोटा सा संदेश लिख दिया कि बेटा, टिकट मेरे नाम पर थी और तुमने इसे अपनी माँ को दे दिया, तो अब अपनी छुट्टियाँ खुद ही संभालो। गुड नाइट। लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मैं तो बस शुरुआत कर रही थी और अब मुझे उन बड़ी खरपतवारों को उखाड़ना था जिन्होंने मेरे जीवन को घेर रखा था। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी और उसे फैमिली क्लाउड का पासवर्ड डाला जिसे वे सोचते थे कि मैं चलाना भी नहीं जानती। मैंने वहाँ से उन संपत्तियों का कागजात निकाला जो कानूनी रूप से मेरे नाम पर थे, लेकिन जिनका इस्तेमाल सतीश अपनी शान दिखाने के लिए करता था। सतीश का वह शानदार ऑफिस जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था, वह असल में मैंने ही 5 साल पहले खरीदा था। मैंने उसे अपने नाम पर इसलिए रखा था ताकि वह सुरक्षित रहे और सतीश ने उस समय बहस नहीं की थी क्योंकि उसे बस अपनी आलीशान कुर्सी से मतलब था। यहाँ तक कि उसकी वह बड़ी काली गाड़ी में भी मेरे ही नाम पर रजिस्टर थी और मैंने तुरंत अपने वकील को एक ईमेल लिख दिया। मैंने उनसे कहा कि इन सभी संपत्तियों को तुरंत बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए क्योंकि मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है। यह सतीश के लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी पहचान पर एक बहुत बड़ा प्रहार था क्योंकि उस ऑफिस और गाड़ी के बिना वह कुछ भी नहीं था। मैंने सतीश को एक मैसेज भेजा कि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हूँ और फालतू का बोझ हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऑफिस बेचने का फैसला किया है। मैंने उसे 24 घंटे का समय दिया कि वह अपना सामान वहाँ से हटा ले, वरना ताले बदल दिए जाएंगे, और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। अब वापस चलते हैं उन लोगों के पास जो मालदीव के उस होटल की लॉबी में बैठे स्थानीय वाईफाई से सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
वहाँ पूरा माहौल खराब हो चुका था। वरना मैनेजर राहुल पर चिल्ला रही थी और उर्मिला अपनी सूटकेस पर बैठी रो रही थी। बच्चे भूखे और प्यासे बेहाल थे और बार बार सतीश से पूछ रहे थे कि वे पूल में कब जाएंगे, लेकिन सतीश उन्हें मक्खियों की तरफ झटक रहा था। तभी सतीश का फोन बजा और उसने मेरा भेजा हुआ मैसेज पढ़ा, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह पत्थर जैसा हो गया। वन्ना ने जब उसके चेहरे के बदलते भाव देखे तो उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या हुआ, क्या माँ ने पैसे भेज दिए हैं? सतीश की आवाज़ अब एक चीख में बदल गई और उसने बताया कि उसकी माँ उसका ऑफिस और गाड़ी सब कुछ बेच रही है। वन्ना को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम उस ऑफिस से के मालिक हो, तुमने उसे अपने नाम पर क्यों नहीं करवाया? सतीश ने अपना सिर पकड़ लिया और बताया कि उसे लगा था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि वह उसकी अपनी माँ है। वन्ना ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि वह एक नंबर को बेवकूफ़ है और उसकी माँ एक राक्षस है। उसने सतीश को याद दिलाया कि बिना इस ऑफिस से उसे बैंक से वह बड़ा लोन भी नहीं मिलेगा जो उसने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लिया था। अगर ऑफिस बिक गया तो बैंक तुरंत अपने सारे पैसे वापस मांगेगा और सतीश पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया शब्द सुनकर उर्मिला का रोना बंद हो गया और उसकी आवाज़ अचानक बहुत सख्त और व्यापारिक हो गई। उसने वन्ना से कहा कि सतीश को तुरंत मुझे कॉल करके माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने के लिए कहे, चाहे उसे पैरों में ही क्यों ना पड़ना पड़े। सतीश ने कांपते हाथों से मुझे फ़ोन लगाया और यहाँ मैं अपने किचन में बैठकर चाय का मजा ले रही थी और फ़ोन की स्क्रीन पर उसका नाम चमकते देख रही थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं चाहती थी कि वह तड़पे और उसे एहसास हो कि सबक अभी शुरू हुआ है। वह बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया और अपनी गार्डनिंग में वापस लग गई, क्योंकि मिट्टी में हाथ डालना मुझे उन परजीवियों को पालने से कहीं ज़्यादा सुकून दे रहा था। उधर मालदीव में उनकी जन्नत अब पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो चुकी थी और वे 3 घंटे से उसी लॉबी में बैठे थे। राहुल दोबारा उनके पास आया और उसने साफ कर दिया कि अब लॉबी बंद हो रही है और उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा। सतीश ने रोते हुए पूछा कि वे इस आधी रात को बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे, लेकिन राहुल का दिल नहीं फिसला। उसने उन्हें बाहर से सार्वजनिक समुद्र तट की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ कुछ बेंच लगी हुई थी, और धमकी दी कि अगर वे खुद नहीं गए तो वो पुलिस बुला लेगा। यह उनके उसे दिखावटी जीवन का अंत था जिसे उन्होंने मेरी मेहनत की कमाई पर खड़ा किया था। वे उस उमस भरी रात में बाहर निकल आए जहाँ मच्छरों का आतंक था और हवा में नमी इतनी थी कि कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उर्मिला जिसे सब प्यारी नानी कहते थे, अचानक अपनी असली औकात पर आ गई और उसने वन्ना को ही दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह सब वन्ना की ही योजना थी कि मेरी टिकट चुराई जाए और अब वे सब सड़क पर आ गए हैं। वन्ना और उसकी माँ के बीच सड़कों पर ही गाली गलौज और झगड़ा शुरू हो गया, जबकि बच्चे जमीन पर बैठे रो रहे थे। सतीश ने पहली बार अपनी सास पर चिल्लाया कि तुम दोनों ने ही मुझे उकसाया था कि माँ की टिकट ले लो और अब तुम दोनों मुझे ही कोस रही हो। वन्ना ने सतीश का मजाक उठाया कि वह एक नंबर का बेवकूफ़ है और उसकी माँ एक राक्षस है। उसने सतीश को याद दिलाया कि बिना उस ऑफिस से उसे बैंक से वह बड़ा लोन भी नहीं मिलेगा जो उसने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लिया था। अगर ऑफिस बिक गया तो बैंक तुरंत अपने सारे पैसे वापस मांगेगा और सतीश पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। सतीश ने गुस्से में मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा कि वह रो रहा है और माफ़ी मांग रहा है कि वे सब बेवकूफ़ है और उन्हें अब रहने के लिए जगह और खाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने वह मैसेज सुना और फिर उसे कॉल किया। सतीश ने एक सेकंड में फ़ोन उठा लिया, जैसे वही उसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आवाज़ धीमी थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वन्ना और उर्मिला उसकी बातें सुने। वो बस मुझसे सब कुछ ठीक करने की भीख मांग रहा था।
मैंने बहुत ही मीठे स्वर में उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुमने तो कहा था कि बच्चों को उनकी नानी से ज़्यादा प्यार है, तो क्या अब उनकी नानी का प्यार अब उन्हें खाना नहीं खिला रहा? सतीश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उर्मिला एक राक्षस है और वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। प्लीज़ उसे वहाँ से निकालो। मैंने उससे कहा कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मैं एक डीलर के साथ मीटिंग कर रही हूँ जो उसका ऑफिस खरीदने के लिए अच्छी कीमत दे रहा है। सतीश चिल्लाने लगा कि अगर ऑफिस गया तो वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना शुरू करे। मैंने उससे गुड नाइट कहा और उर्मिला को मेरा सलाम देने को कहा और वंदना का भी शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी सेहत की इतनी चिंता की। मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे अपने कंधों से एक बहुत भारी बोझ हटता हुआ महसूस हुआ जो मैं बरसों से ढो रही थी। वे लोग वहाँ बीच पर एक दूसरे को वैसे ही नोच रहे थे जैसे पिंजरे में बंद भूखे जानवर करते थे और मैं यहाँ शांति से सो रही थी। अगली सुबह सतीश ने मुझे एक वीडियो कॉल किया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह बहुत ही गंदा दिख रहा था। वह एक सस्ते से लॉज में था जहाँ पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था और दीवारों पर सीलन थी। वंदना ने फ़ोन छीन लिया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं अपने ही पोते पोतियों को सजा दे रही हूँ और मैं बहुत ही क्रूर औरत हूँ। मैंने उसे बहुत ही शांति से समझाया कि मैं किसी को सजा नहीं दे रही हूँ, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का मतलब सिखा रही हूँ। मैंने अपनी डायरी निकाली और उन्हें याद दिलाया कि पिछले 10 सालों में मैंने उनके ऊपर 15 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट की भाषा में उनका परिवार एक घाटे का सौदा साबित हुआ है, जहां मुझे सम्मान और प्यार के बदले केवल तिरस्कार मिला है। सतीश और वंदना को लगा कि वे अभी भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन मैंने उनका एक और काला सच उनके सामने रख दिया। मैंने सतीश से पूछा कि उस रेनी डे फंड का क्या हुआ जो हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया था और जिसमें वह हर महीने पैसे डालता था। वंदना का चेहरा यह सुनकर सफ़ेद पड़ गया और वह दीवार से सट गई। उसे समझ आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। मैंने सतीश को बताया कि 2 हफ्ते पहले ही उस फंड से 4 लाख निकालकर वंदना ने महंगे बैग और सूटकेस खरीदे थे। सतीश अपनी पत्नी पर झपट पड़ा कि उसने बच्चों के भविष्य के पैसों से अपनी दिखावटी स्थान खरीदी है और उनके बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मैंने उस तमाशे को बड़े ठंडे मन से देखा और सतीश से कहा कि उसकी पत्नी चोर है, उसकी सास धोखेबाज है और अब उसे खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। मैंने फ़ोन काट लिया और अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, जबकि मुझे पता था कि अब वे सोशल मीडिया का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जतिन ने मुझे एक लिंक भेजा जहां वंदना ने एक वीडियो डाला था जिसमें वह रो रो कर दुनिया को बता रही थी कि मैं एक राक्षस दादी हूँ जिसने उन्हें मालदीव में मरने के लिए छोड़ दिया। उस वीडियो को हजारों लोग देख रहे थे और मुझे गालियाँ दे रहे थे, लेकिन मैं कोई मामूली औरत नहीं थी जो डर जाती। मैंने जतिन को इशारा किया और हमने भी अपना एक जवाबी वीडियो जारी किया जिसमें केवल सूखे तथ्य और बैंक के दस्तावेज थे। हमने दिखाया कि कैसे उन्होंने मेरी टिकट चुराई, कैसे वंदना ने बच्चों के भविष्य के पैसे उड़ाए और कैसे सतीश ने मुझे गालियाँ दी थी। हवा का रुख 1 घंटे में बदल गया और जो लोग कल तक उन्हें बेसहारा समझ रहे थे अब उन्हें चोर और धोखेबाज कहने लगे। मालदीव के उस छोटे से कमरे में उर्मिला ने अपना असली रंग दिखाया और अपने सूटकेस के गुप्त जेब से नोटों की घड़ियाँ निकाली। वह वही पैसे थे जो वंदना ने बच्चों के फंड से चुराए थे और अपनी माँ को सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। और उर्मिला के पास अपनी बचत के भी पैसे थे, लेकिन उसने वह पैसे अपने बच्चों को देने से मना कर दिया और कहा कि वह केवल अपनी टिकट खरीद कर वहाँ से भाग जाएगी। सतीश और वंदना दंग रह गए कि उनकी अपनी माँ उन्हें इस हाल में छोड़कर जा रही है, लेकिन उर्मिला ने साफ कह दिया कि अपनी जान बचाना सबसे पहले जरूरी है।
वह अपना सूटकेस लेकर चले गए और सतीश और वंदना के पास अब ना तो पैसे थे और ना ही सम्मान। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा हवाई अड्डे पर थी, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई बोझ नहीं था और मैंने एक सफ़ेद रंग का शानदार सूट पहना हुआ था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ इटली जा रही थी जो मेरी तरह ही स्वतंत्र व सफल थे और अब मुझे किसी के नखरे नहीं उठाने थे। सतीश का एक मैसेज आया कि वे वापस घर पहुंच गए हैं और उन्होंने एक छोटे से कमरे का घर किराए पर लिया है क्योंकि मेरा घर बिक चुका है। वंदना अब एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और सतीश खिड़कियाँ फिट करने वाली कंपनी में सेल्समैन बन गया था। उर्मिला ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था और अब वह अपनी बेटी से भी बात नहीं कर रही थी। मैंने सतीश से के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी। मैंने वह आज़ादी और सम्मान दोबारा खरीद लिया था जिसे मैंने इन एहसान का फरमा लोगों के पीछे गवा दिया था। हवाई जहाज ने उड़ान भरी और मैं खिड़की से उस सड़क को देख रही थी जहाँ मेरा बेटा अब अपनी हकीकत से लड़ रहा था। शायद कुछ सालों बाद उसे समझ आए कि मैंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, अपने दम पर खड़े होने की ताकत। एयर होस्टेस ने मुझे सेबेन दी और मैंने उस आज़ादी का स्वागत किया जिसे पाने के लिए मैंने एक कठिन लेकिन सही फैसला लिया था। दोस्तों, यह थी शांति देवी की कहानी, जिन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि अपनी सीमाओं को तय करके कमाया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसके कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या शांति देवी का फैसला सही था या वे कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गई। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए दे सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। मिलते हैं अगली कहानी में।